नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स विद हिमांशु में। आज हम 2016 के पॉलिटी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और आप जान ही रहे हमारी ये सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला विकल्प कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके शत्रवशान पर व्यपगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अब आप पहला विकल्प देखिए, कह रहा है कि अगर लोकसभा निलंबित हो गई है तो विधेयक उसके शत्रवासान में व्यपगत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि राज्यसभा में कोई अगर लंबित विधेयक है तो जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन में व्यपगत नहीं होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा के भंग होने पर विधेयकों पर फर्क पड़ता है। जैसे अगर अगर हम माने कि लोकसभा भंग हो गई है तो एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है वो व्यपगत हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, व्यपगत हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा में पारित है तो नहीं, मतलब क्या होगा, राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा में पारित, तो क्या होगा? नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है। और दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई लंबित विधेयक है तो लैप्स नहीं होगा। और असहमति के कारण यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा की है लोकसभा के विघटन, तो भी क्या होगा? लैप्स नहीं होगा। ठीक है। और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, वो भी विधेयक लैप्स नहीं होगा। तो क्या होगा कि शत्रवशान से कोई विधेयक लैप्स नहीं होता है। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला विकल्प विकल्प कह रहा है राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो पहला विकल्प जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि राज्यपाल मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा मतलब चुना जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है। और दूसरा विकल्प है कि राज्य में मुख्य सचिव का कोई नियत कार्यकाल नहीं है, मतलब नियत कार्यकाल होता है तो ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री मतलब मुख्य सचिव का कोई, राज्य के मुख्य सचिव का कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से क्या हुआ, दोनों विकल्प हमारे गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो जैसे कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कह रहा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो पहला विकल्प देखिए, इसमें देखिए कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल, केवल एक वर्ड है, तो थोड़ा रुकिए और एक मिनट सोचिए कि क्या ये सही है। कह रहा है कि सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ये हमारा गलत है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलह करते के रूप में स्वीकार करता है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि जान ही रहे हैं कि ग्राम न्यायालय की स्थापना 2009 ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रामों में कानूनी विवादों को निपटाने के लिए जमीनी स्तर पर कानूनी प्रणाली को त्वरित और आसान पहुंच उपलब्ध कराना और सस्ता और उचित न्याय। जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। ठीक है। और ग्राम न्यायालय क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और यह आपराधिक तथा दीवानी दोनों मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिविल दिया हुआ था लेकिन ये आपराधिक भी करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए
यदि इसके लिए एक संकल्प, तो संकल्प क्या है कि लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। दूसरा विकल्प कह रहा है कि लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। और तीसरा कह रहा है राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। और चौथा कह रहा है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई राज्य सूची विषय कानून बनाना होता है तो अनुच्छेद 249 में विवरण है, तो क्या होना चाहिए, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। क्योंकि आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में अगर संसद को कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख करता है और ऐसा संकल्प राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए केवल न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दूसरा कह रहा है पंचायत के समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अविष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो आप पहला विकल्प देखिए। पहला कह रहा है कि न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हमको पता है कि पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 नहीं बल्कि 21 वर्ष चाहिए, क्योंकि पंचायत के लिए 21 वर्ष चाहिए होती है और विधायक या इस तरीके के एमपी एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प गलत हो गया। तो देखिए एक इसमें इसमें है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है बी और डी। तो दूसरा कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो ये सही बात है, लेकिन थोड़ा ये केवल दिया है तो उस पर एक मिनट नज़र जरूर डालिएगा कि कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन ये हमारा विकल्प सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया। क्योंकि अनुच्छेद 243 के 43 जो है उसमें मतलब 243(5) के अनुसार यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाए तो पुनर्गठित पंचायत केवल बाकी समय यानी जो बचा हुआ अवशिष्ट समय है उसके लिए ही कार्य करेगी, ना कि 5 वर्ष के लिए। क्योंकि सोचिए कि कोई भंग होगी तो एक पंचायत भंग होगी और पूरे स्टेट में एक समय पंचायत चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका भी होगा, तो जितना समय बाकी रहेगा उतने समय के लिए पंचायत का गठन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए ठीक है, तो आज 2016 में बड़े कम प्रश्न थे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।